विजयगढ़ का राजमहल अपनी भव्यता और न्यायप्रिय राजा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। राजा विक्रम सिंह बहादुर तो थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा पूरे राज्य में उनके मंत्री आचार्य देवेंद्र की बुद्धिमानी की चर्चा होती थी। आज भी दरबार में कुछ ऐसा ही होने वाला था। महारानी यह सब कई दिनों से देख रही थी और उनके मन में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। देवेंद्र, कल 2 गांवों का झगड़ा तुमने जिस तरह सुलझाया, उसे देखकर मुझे फिर यकीन हो गया कि बुद्धि की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। महाराज, तलवार दुश्मन को हरा सकती है, लेकिन बुद्धि दुश्मन को भी मित्र बना सकती है। मैंने तो केवल वही करने की कोशिश की। इसीलिए तो मैं हर कठिन काम तुम्हें ही सौंपता हूँ। कई बार तो मुझे लगता है कि अगर तुम न होते तो मैं आधे फैसले गलत ही कर बैठता। महाराज, अगर सारथी अच्छा हो तो रथ सही दिशा में चलता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला रथ का मालिक ही होता है। यही वजह है कि तुम्हारी हर बात में सीख छिपी होती है। तुम तारीफ सुनकर भी घमंड नहीं करते। महाराज, क्या सचमुच आपको लगता है कि मंत्री देवेंद्र हर सवाल का जवाब दे सकते हैं? रानी, मैं यह नहीं कहता कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वे बिना सोचे कभी जवाब नहीं देते। तो फिर ठीक है, कल मैं मंत्री जी की बुद्धि की एक छोटी सी परीक्षा लूंगी। देखते हैं उनका उत्तर मुझे संतुष्ट कर पाता है या नहीं। महारानी, परीक्षा से ज्ञान कम नहीं होता, बल्कि नई बात सीखने का अवसर मिलता है। मैं आपके हर प्रश्न का सम्मान करूंगा। रानी हल्का सा मुस्कुराई और बिना कुछ बोले वहां से चली गईं। अगली सुबह राज दरबार में कुछ अलग ही माहौल था। महारानी अपने हाथों में चांदी का एक सुंदर डिब्बा लेकर दरबार में पहुंची। उस डिब्बे पर एक मोटा रेशमी कपड़ा बंधा हुआ था, इसलिए कोई भी उसके अंदर क्या है यह नहीं देख सकता था। पूरा दरबार उत्सुक था। राजा विक्रम सिंह भी मुस्कुराकर मंत्री देवेंद्र की ओर देखने लगे। मंत्री देवेंद्र, इस डिब्बे के अंदर एक वस्तु रखी है। आप इसे छू नहीं सकते, खोल नहीं सकते और किसी से पूछ भी नहीं सकते। फिर भी आपको बताना होगा कि इसके अंदर क्या है। रानी, यह तो बड़ी कठिन परीक्षा है। मैं होता तो पहले ही हार मान लेता। देखते हैं आज देवेंद्र क्या कमाल दिखाते हैं। महारानी, बिना जाने उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होती, लेकिन सही उत्तर तक पहुंचने के लिए सही प्रश्न पूछना जरूरी होता है। अगर अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है, लेकिन याद रखिए मैं हर प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में दूंगी। मेरा पहला प्रश्न, क्या इस डिब्बे के अंदर रखी वस्तु जीवित है? कृपया केवल हाँ या ना कहिए। नहीं, वह वस्तु जीवित नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछिए। अच्छा, क्या वह वस्तु ऐसी है जिसका उपयोग रोजमर्रा के जीवन में किया जाता है, या वह केवल सजावट की चीज है? मैंने पहले ही कहा था, उत्तर केवल हाँ या ना होगा, और इसका उत्तर है हाँ। मंत्री देवेंद्र ने डिब्बे की ओर एक बार फिर ध्यान से देखा और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई महत्वपूर्ण संकेत मिल गया हो। पूरा दरबार मंत्री देवेंद्र के अगले प्रश्न का इंतजार कर रहा था। महारानी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार मंत्री उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन मंत्री देवेंद्र की नजर डिब्बे पर नहीं, बल्कि महारानी के चेहरे के भावों पर थी। वे समझ चुके थे कि इस पहेली का उत्तर डिब्बे में नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने के तरीके में छिपा है। महारानी, अब मैं केवल एक प्रश्न और पूछूंगा, उसके बाद मैं बिना डिब्बा खोले उत्तर बता दूंगा। आशा है आप पहले की तरह केवल हाँ या ना ही कहेंगी। क्या इस डिब्बे की वस्तु ऐसी है जो राजमहल में लगभग हर दिन उपयोग होती है और जिसे हर सेवक पहचानता है? हाँ, वह वस्तु महल में रोज उपयोग होती है और लगभग हर सेवक उसे पहचानता है। देवेंद्र, अब तो तुम्हारे प्रश्न पूरे हो गए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा उत्तर क्या है। पूरा दरबार तुम्हारी ओर देख रहा है। महाराज, डिब्बे के अंदर राजमहल की मुहर रखी है, वही मुहर जिससे हर राजकीय आदेश पर निशान लगाया जाता है। मेरा उत्तर यही है। यह कैसे संभव है? तुमने डिब्बा देखा भी नहीं, फिर इतना सही उत्तर कैसे दे दिया? महारानी, आपने कहा कि वस्तु जीवित नहीं है, रोज उपयोग होती है और हर सेवक उसे पहचानता है। ऐसी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु राजमहल की मुहर ही हो सकती है। वाह देवेंद्र, तुमने वस्तु नहीं देखी, लेकिन प्रश्नों से ही सत्य तक पहुंच गए। पहली परीक्षा में मंत्री देवेंद्र ने बिना डिब्बा खोले सही उत्तर देकर पूरे दरबार को चौंका दिया था। लेकिन महारानी पद्मावती अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। अगले दिन उन्होंने राजमहल के बगीचे में एक छोटी सी सभा बुलवाई। वहां एक संगमरमर की मेज पर 3 एक जैसी चांदी की पेटियां रखी थीं। तीनों का आकार, रंग और वजन लगभग एक जैसा था। दूर से देखकर कोई भी उनमें अंतर नहीं बता सकता था। मंत्री देवेंद्र, आज की परीक्षा पहले से कठिन है। इन तीनों पेटियों में केवल एक पेटी में हीरा रखा है।
बाकी दोनों बिल्कुल खाली हैं। रानी, यह तो सचमुच कठिन चुनौती है। तीनों पेटियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं। मैं तो देखकर कुछ भी नहीं बता सकता। मंत्री जी, आपको पेटियां खोलने की अनुमति नहीं है। आप उन्हें हिला भी नहीं सकते, लेकिन आप मुझसे केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। महारानी, नियम जितने कठिन होते हैं उतना ही रोचक उनका समाधान होता है। मैं अपना प्रश्न सोच समझकर ही पूछूंगा। महारानी, क्या मैं पहले यह जान सकता हूँ कि इन तीनों पेटियों को आपने स्वयं अपने हाथों से रखा है या किसी और ने इन्हें यहाँ सजाया है? हाँ, इन तीनों पेटियों को मैंने स्वयं अपने हाथों से यहाँ रखा है। अब तुम्हारा एकमात्र प्रश्न पूरा हो गया। बस देवेंद्र, तुमने हीरे के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। अब सही पेटी कैसे पहचानोगे? महाराज, कई बार उत्तर वस्तु में नहीं, उसे रखने वाले की आदतों में छिपा होता है। मुझे लगता है मैं सही पेटी पहचान चुका हूँ। पूरा बगीचा एकदम शांत था। सभी की नजरें मंत्री देवेंद्र पर टिकी थीं। वे बिना घबराए तीसरी पेटी के सामने जाकर रुक गए। राजा विक्रम सिंह अपनी जगह से उठकर आगे आ गए, जबकि महारानी पद्मावती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार मंत्री जरूर गलती करेंगे। महारानी, अगर मेरी समझ सही है तो हीरा इसी तीसरी पेटी के अंदर रखा है। मैं पूरे विश्वास के साथ यही उत्तर देता हूँ। मंत्री जी, उत्तर तो आपने दे दिया, लेकिन अगर ये गलत निकला तो आपको अपनी हार स्वीकार करनी होगी। महारानी, बुद्धि का अर्थ केवल उत्तर देना नहीं होता, उस उत्तर के पीछे कारण भी होना चाहिए। मैं अपना कारण भी सबके सामने बताऊंगा। ठीक है, पहले पेटी खोली जाएगी, उसके बाद तुम्हारा कारण भी सुना जाएगा। महारानी ने अपने हाथों से तीसरी पेटी का ढक्कन खोला। जैसे ही पेटी खुली, अंदर रखा चमचमाता हीरा धूप की किरणों में जगमगा उठा। पूरा बगीचा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा खुशी से मुस्कुरा उठे। मंत्री देवेंद्र, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही निकला। अब यह भी बताओ कि तुमने सही पेटी पहचानी कैसे? महारानी, मैंने हीरे के बारे में नहीं सोचा, मैंने आपके स्वभाव के बारे में सोचा। आप दाहिने हाथ से काम करती हैं, इसलिए पेटियां में रखते समय सबसे अंत में तीसरी पेटी रखी होगी। सबसे कीमती वस्तु को इंसान अक्सर सबसे आखिर में अपने हाथ से सबसे संभाल कर रखता है। अगली सुबह महारानी ने इस बार दरबार नहीं बल्कि राजमहल के विशाल बगीचे में सभा बुलाई। बीच में एक मेज रखी थी, जिस पर दो बिल्कुल एक जैसे सुनहरे घड़े रखे थे। दोनों घड़ों का आकार, रंग और चमक एक जैसी थी। किसी को नहीं पता था कि आज की परीक्षा क्या होने वाली है। राजा विक्रम सिंह भी उत्सुकता से मंत्री देवेंद्र की ओर देखने लगे। मंत्री देवेंद्र, आज की परीक्षा पहले से अलग है। इन दोनों घड़ों में से एक में शुद्ध शहद है, दूसरे में साधारण पानी है। यह तो आसान लगता है। घड़ा खोल कर देख लेंगे तो पता चल जाएगा। यही तो शर्त है महाराज। घड़े खोले नहीं जाएंगे, छुए भी नहीं जाएंगे, और मंत्री जी कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। महारानी, जब प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है तो उत्तर आसपास के संकेतों में ही मिलेगा। मैं ध्यान से सब कुछ देखना चाहूंगा। मंत्री ने थोड़ी देर घड़ों को देखा और बोले, महारानी, मैं अपना उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। शहद वाला घड़ा दाईं ओर रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सही हूँ। अभी तक तुमने घड़ों के पास भी नहीं गए, न कोई सवाल पूछा और न ही उन्हें छुआ, फिर इतना भरोसा कैसे? महारानी, मैंने घड़ों को नहीं देखा, मैंने उनके आसपास देखा। दाएं घड़े के पास दो मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। वाह देवेंद्र, हम सब घड़ों को देखते रह गए और तुमने मधुमक्खियों को देखकर ही उत्तर ढूंढ लिया। पूरे दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। महारानी के मन का संदेह अब लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। अगर मंत्री देवेंद्र उसे भी पार कर गए तो मैं पूरे राज्य के सामने उनकी बुद्धि का सम्मान करूंगी। अगली सुबह राजमहल में अंतिम परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस बार न कोई डिब्बा था, न कोई घड़ा और न ही कोई पहेली लिखी हुई थी। महारानी के सामने 3 बिल्कुल एक जैसे दीपक रखे थे। तीनों बुझ चुके थे। पूरे दरबार को समझ नहीं आ रहा था कि इन दीपकों का मंत्री की बुद्धि से क्या संबंध है। राजा विक्रम सिंह भी उत्सुक होकर महारानी की ओर देखने लगे। मंत्री देवेंद्र, आज आपकी अंतिम परीक्षा है। इन तीनों दीपकों में केवल एक दीपक ऐसा है जो पूरे महल को सबसे अधिक समय तक रोशन कर सकता है। रानी, यह कैसे पता चलेगा? तीनों दीपक तो बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं तो इनमें कोई अंतर ही नहीं देख पा रहा। यही तो परीक्षा है महाराज। मंत्री जी इन्हें जलाकर भी नहीं देख सकते और न ही इन्हें छू सकते हैं। महारानी, आपने पूछा कि कौन सा दीपक सबसे अधिक समय तक महल को रोशन करेगा। मेरा उत्तर है इन तीनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि बिना जलाए कोई दीपक प्रकाश नहीं दे सकता। देवेंद्र,
फिर महल को सबसे अधिक समय तक रोशनी कौन देगा? तुम्हारा उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ। महारानी, महल को सबसे अधिक समय तक रोशनी देने वाला दीपक नहीं बल्कि ज्ञान है। एक दीपक का तेल खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान की रोशनी पीढ़ियों तक रहती है। मंत्री देवेंद्र, आज आपने मेरी अंतिम परीक्षा भी जीत ली। मैं वस्तु का उत्तर सुनना चाहती थी, लेकिन आपने उससे कहीं बड़ी सच्चाई बता दी। पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। राजा विक्रम सिंह गर्व से मुस्कुरा रहे थे। महारानी ने पहली बार पूरे मन से मंत्री देवेंद्र की बुद्धिमानी को स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद महारानी ने कभी मंत्री की बुद्धि पर संदेह नहीं किया। तीनों मिलकर न्याय और समझदारी से राज्य चलाने लगे और विजयगढ़ दूर दूर तक एक आदर्श राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया।